तो आज हम पॉलिटी की ये सीरीज़ को फिर से आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा हमने हिस्ट्री के भी MCQ प्रैक्टिस इस सीरीज़ को इस चैनल पे कर दिया है। इसके पहले हमने यूपी स्पेसिफिक स्टैटिक जीके जो होती है वो भी कर रखी है, जो कि यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की MCQ प्रैक्टिस सीरीज़ को। साथ ही साथ आप हिस्ट्री की भी MCQ को सॉल्व करते रहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो CAG के बारे में कह रहा है। अब पहला स्टेटमेंट कहते हैं कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है, तो ये गलत है। ठीक है, कोई पीरियड डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, सही नहीं है, आपको निकालना है। दूसरा, उसका वेतन और सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये भी गलत है, प्रेसिडेंट नहीं डिसाइड करते हैं। अगला है, 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पद छोड़ देगा, तो नहीं, 60 के आगे की भी एज में वो काम करते रहते हैं। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, रिमूव किया जा सकता है, तो यहाँ पे ये भी गलत है। ठीक है, नहीं किया जा सकता। और अगला है कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट जो है वो गलत हुए हैं CAG को लेकर के। अगला, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो ये गलत है, PM के द्वारा होती है। उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, तो ये सही है, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही उनकी पोजीशन होती है। तीसरा है कि वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, तो ये गलत है, नहीं, वो कैबिनेट रैंक के बराबर होते हैं लेकिन यूनियन कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं। फिर है, वह कैबिनेट की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल होता है, तो हाँ, वो शामिल हो सकते हैं लेकिन उसके मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, फिर है, वह आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं। ठीक है, डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द आयोग, नीति आयोग, तो ये बात सही है। तो 2, 4 और 5 सही हो जाता है, 1 और 3 गलत है। अगला है, राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि उन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये सही है, DPSP जो है वो आयरलैंड से ली गई हैं। ठीक है, दूसरा है कि इन्हें संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है, तो नहीं, 4 में नहीं है, आपको बताना है कमेंट में कि कहाँ पे है, क्योंकि इसकी भी ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो डाला हुआ है DPSP के ऊपर। ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला है कि इसका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान देना, तो ये सही है, सोशल एंड इकोनॉमिक। फिर है, राज्यों को इन्हें अनिवार्यता लागू करना होता है, तो ये गलत है, कंपल्सरीली इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, DPSP वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स होती हैं। फिर है, सब तत्व गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, तो ये भी गलत है कि सारे ही गांधीयन है, नहीं, सोशलिस्ट भी हैं, लिबरल भी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगला है, बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833। अगला है, आपको इसमें से सही जो नहीं है उनको निकालना है। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन 15 में आता है, फिर राइट टू एसोसिएशन 19 में आता है, फिर राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ आर्टिकल 20 पे आता है, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32 पे है, तो ये गलत है। सॉरी, ये भी सही है, लेकिन जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है वो तो 21 पे आता है, इसलिए सी गलत हो जाता है। फिर भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी थी। हु कैरेक्टराइजेज इंडियन यूनियन एज अ फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, तो वो है आइवर जेनिंग्स। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह प्रावधान था कि भारतीय गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण होगा। तो वो पिट्स इंडिया एक्ट था। ठीक है, ये सारे एक्ट मैंने इस चैनल पे करा रखे हैं, आप इसको बहुत ही आराम से देख सकते हैं किसी भी दिन, और इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर मूल अधिकारों के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही है पूछ रहा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। पहला है, इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो बिल्कुल दी जा सकती है। दूसरा, ये अधिकार औचित्यपूर्ण होते हैं। ठीक है, दीज आर एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं है।
फिर है कि इन अधिकारों से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वंचित किया जा सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सारे ही सस्पेंड नहीं किए जाते हैं, कुछ हैं जो कि सस्पेंड कर दिए जाते हैं 19 एंड 21 में, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं, लेकिन सारे को नहीं किया जाता है, सारे नहीं किए जा सकते। कुछ हैं जो कि नहीं किए जाते, 19 एंड 21 जो है वो नहीं सस्पेंड किया जाता है। हाँ, ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, तो नहीं, कुछ फॉरेनर्स को भी दिए जाते। फिर इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, तो ये गलत है, 3 में किया गया है। अगला है संविधान का प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का किस संशोधन किया गया था। ठीक है, तो प्रियम्बल में कब ऐड किए गए थे पूछ रहा है, तो 42nd अमेंडमेंट में किए गए थे। बहुत इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। ठीक है, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट इज टू बी मेड एक्सेप्ट ऑन द डिमांड ऑफ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट कहते हैं तभी वहाँ से हम किसी भी तरह का मनी विड्रॉ कर सकते हैं या फिर डिमांड ग्रांट कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन से विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तो 3rd and 5th नहीं है इनमें से। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में भारतीय सरकार अधिनियम 1958 में क्या शामिल है। ठीक है, तो आपको बताना क्या क्या शामिल है। तो पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ कंपनी रूल बाय क्राउन रूल, तो ये है कंपनी शासन की जगह सम्राट शासन लाया गया था ना, हाँ था। दूसरा है कि रिफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, तो ये तो 1953 के बारे में बात की गई थी। ठीक है, फिर दूसरा है खुली प्रतियोगिता प्रणाली की सुनिश्चितकरण। ठीक है, तो उसके बारे में बताया। गवर्नर जनरल की विधायी और कार्यकारी कार्यभार का पृथक्करण। ठीक है, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये आपको बताना कब हुआ था। ठीक है, मेरे इस चैनल पर वो सीरीज़ ऑलरेडी एक चला चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस क्रैक किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरीके के फीचर हैं, फेडरल एंड यूनिटरी। यहाँ पे फेडरल फीचर्स कौन से हैं वो बताना है। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी में आता है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज फेडरल में आता है। फिर दूसरा है सिंगल सिटीजनशिप, हाँ आता है। फिर लास्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यूनिटरी में आता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं आता, ये भी यूनिटरी में आता है। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है वो फेडरल में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं नहीं है बता रहा है। ठीक है, तो नहीं है अपने बताना है, मतलब बाकी के होंगे तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं आता, ऑल इंडिया सर्विसेज यूनिटरी फीचर है, सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी फीचर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल में आता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी यूनिटरी में आता है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर फेडरल में आता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी मैंने अभी आपको बताया कि वो तो यूनिटरी में आता है। तो ये इसलिए यहाँ पे 2nd, 3rd और 6th जो है वो फेडरल फीचर्स में नहीं आएगा। फिर अगला है भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछ रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो है, लेकिन ये एक फेडरल फीचर आता है, यूनिटरी फीचर है सॉरी, लेकिन ये पार्लियामेंट्री सिस्टम से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, तो ये एक पार्लियामेंट्री फीचर है। फिर अगला है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये कौन सा है, ये हमारा कौन सा फीचर में आता है, यूनिटरी में आता है या फीचर फेडरल में आता है, तो ये फेडरल में आता है। ठीक है, फिर प्रेजेंस ऑफ डिजोर एंड डिफैक्टिव एग्जीक्यूटिव, तो ये पार्लियामेंट्री में आ जाता है। फिर 5th इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, तो कार्यपालिका की विधायिका के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी, तो ये 5वें में आ जाता है। तो 2, 4 और 5 इसमें आएगा, 1 and 3 नहीं आएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो संशोधन प्रक्रिया इसमें दी गई है, तो ये गलत है। ठीक है, नहीं है 368 होना चाहिए। फिर है प्रधानमंत्री के कर्तव्य, तो ये गलत है, 74 में है। फिर है राष्ट्रपति शासन, तो हाँ यहाँ पे ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सी वाला है सही था।
और अगला है आज का आखिरी, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार प्रयोग किनके द्वारा होता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड भी मेंबर्स होते हैं, लेकिन इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वही सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूड किए जाते हैं। तो देखिए ये सीरीज़ बहुत ही छोटे थोड़े क्वेश्चन से इसीलिए कराई जाती है ताकि आप को ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े और आपके कुछ ना कुछ करते धीरे धीरे कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएं। तो इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, साथ ही हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है आप उसको भी फॉलो कीजिए और अपने सब्जेक्ट में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। उसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल डिमांड कर सकते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को लेकर के उसमें वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू।